तो पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि भोजन का पाचन पशु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शेर, गाय, मनुष्य आदि जैसे जानवरों में यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होकर गुदा तक विभिन्न अंगों का उपयोग से जुड़ी होती है। इस नली का सबसे लंबा भाग पूछा जा रहा है, क्या होता है? सिंपल सी बात इन्हें पूछनी थी कि भाई मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जिसमें आपके ह्यूमंस आ जाएंगे, लायंस आ जाएंगे, काव आ जाएंगे, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका बता दीजिए लॉन्गेस्ट पार्ट। तो अगर आप में से किसी ने भी बायोलॉजी पढ़ी होगी, किसी भी एनिमल्स, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के इन्होंने एग्जांपल दिए, इसमें लॉन्गेस्ट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। एक सवाल आपसे कुछ समय पहले पूछा गया था कि बताइए कि औसतन ह्यूमंस के अंदर इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो 6 मीटर बोल दीजिएगा या फिर 20 फीट बोल दीजिएगा। ये एक अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं दोबारा से। चलिए आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? सभी लोग एक ही स्वर में जोर से चिल्लाकर बोलेंगे, धोनी धोनी। तो आप लोगों को पता है कि इनकी कामनेस, इनकी कॉम्पोजिशन को लेकर इन्हें जाना जाता है, ज्यादा गुस्सा उस्सा नहीं करता है और इसीलिए इनको कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, पापनासम रामैया शिवन किस प्रकार की संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे? आप लोगों को आपके इसी यूट्यूब चैनल पर एक मैंने वीडियो प्रोवाइड करी है, इसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का संबंधित जो सिंगिंग एरिया है, म्यूजिक स्टाइल है, उसके बारे में मैंने चर्चाएं करी हैं। यहां पर आपको एक नाम दिया है, वो नाम क्या है आपका? पापनासम रामैया शिवन। तो देखो, एक आपने म्यूजिक के बारे में सुना होगा जिसको कहते हैं हम एक ऐसा सिस्टम म्यूजिक का जिसको कॉमनली आप हमारे देश के दक्षिण भारत से संबंधित पाते हैं। जैसे कि तमिलनाडु राज्य से आप उसको एसोसिएट करेंगे, आप इसको कर्नाटक राज्य से करेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य से करेंगे। तो ये क्या है? ये है कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति का नाम इन्होंने यहाँ पर दिया है ना, ये कार्नेटिक म्यूजिक के एक बहुत बड़े कॉम्पोजर और एक्सपोनेंट के रूप में जाने जाते हैं। अलग अलग प्रकार के रागों को, जो कि मेलोडिक फ्रेमवर्क्स होते हैं, ताल जो होते हैं, उनके ऊपर इन्होंने अपने कॉम्पोजिशंस लिखे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के संबंधित म्यूजिकल एरिया को लेकर सवाल पहले भी पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक आधा आपको और ऑप्शन दिए गए, जैसे कि कव्वाली का आपको यहाँ पर दिया गया। ये क्या है? ये एक सूफी इस्लामिक डिवोशनल म्यूजिक है जो कि साउथ एशिया में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, भजन के बारे में भी सभी को पता है। भजन क्या होता है? ये हिंदुइज्म के डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारत में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के बीच निम्नलिखित में से क्या अंतर है? देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर चर्चा होती रहती है और एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर भी चर्चा होती रहती है। तो इन्होंने पूछा है कि इन दोनों में अंतर बताओ। तो सबसे पहले मैं आपसे इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूंगा। तो ये टिपिकली स्मॉल यानी कि छोटे और कम्युनिटी बेस्ड संस्थाएं होती हैं, जिनको कुछ इंडिविजुअल्स आकर अपना एक ग्रुप बनाकर कॉमनली वॉलंटरीली इसको फॉर्म करता है। ठीक है, दूसरी तरफ है आपका ये एमएफआई, जिसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में आप कह रहे हो। ये क्या होता है? ये लार्ज और फॉर्मल संस्थाएं होती हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को क्या करती हैं? लो इनकम फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। तो ये दो मुख्य है, आपको मैंने दोनों की डेफिनेशंस बताई। अब इन्होंने पूछा है कि अंतर क्या है। तो देखो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन देखो, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप टिपिकली स्मॉल होता है और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जबकि जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ये बड़ी हैं और ये मोर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इन दोनों के बीच का एक अंतर हो जाता है। ऐसी जो चर्चाएं आप अपने करंट अफेयर के अंदर सुनते हैं किसी भी इस प्रकार की संस्थाओं को लेकर, उनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 1831 में माइकल फेराडे द्वारा कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया गया? सभी लोगों ने बचपन में जब वो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कशन सुना होगा, तो वहीं पर इन माइकल फेराडे अंकल की बात होती है। ये एक अंग्रेज थे और इनके द्वारा ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो खोज है ना, ये किया गया था 1831 के अंदर। अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जी, ये जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये क्या चीज होती है? तो यार, ये ना एक प्रोसेस होता है जिसमें आप ना ईएमएफ यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसको जनरेट करता है, ईएमएफ को जनरेट करता है एक, मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिलेटिव मोशन के जरिए।
तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसकी डिस्कवरी को लेकर आप लोगों को माइकल फैराडे को याद रखना है, जिसको इन्होंने 1831 के अंदर सामने रखा था। तो इसको लेकर कल को कोई चीज पूछेंगे तो आप लोग इसको लेकर घबराएंगे तो नहीं ना। देखो यहाँ पर एक और नियम दिया गया, ये आपका लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। आप लोगों ने लोच के नियम यानी कि इस लॉ ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में भी जाना होगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? हुक्स लॉ। पढ़ाया होगा आपको मैंने फिजिक्स के अंदर। तो ये क्या कहता है कि भाई किसी भी मटेरियल के अंदर जो डिफॉर्मेशन हुआ है, जो बदलाव आया है, वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जितना फोर्स उसके ऊपर आपने अप्लाई करा था। बस इसमें ये है कि जो मटेरियल है उसकी इलास्टिक लिमिट आपकी एक्सीड ना हो। तो इन पर बातें होती रहती हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को लेकर कोई बताएगा? तो ये क्या होता है ना, ये एक स्पॉन्टेनस डिके होता है किसी भी अनस्टेबल जो एटॉमिक के न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर। अगर इसको लेकर पूछें कि ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमिना की डिस्कवरी थी वो किसने करी, तो आप लोगों को हेनरी अंकल के बारे में, हेनरी बकेरल अंकल के बारे में पढ़ाया जाता है। इन्होंने 1896 में इसकी डिस्कवरी करी थी। तो ये एक्स्ट्रा बातें भी याद रखनी है भाई। अगला सवाल है पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये हैं आपके दादा भाई नेहरू जी। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में इन्हें जाना जाता है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसके फाउंडिंग मेंबर के अंदर भी इनका काफी योगदान रहा है। तो एक पुस्तक इनकी थी जिसमें इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो भारत के अंदर लूट करी उसके बारे में चीजों को उजागर किया। आगे बढ़ेंगे भाई। G20 की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ कराया गया? ये क्या है ना, ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि आपकी चर्चा में आते हैं। कोई एक बैठक हो रही है, उसकी लोकेशन आपसे पूछ लेंगे, उसको कौन हेड कर रहा है, कोई उद्घाटन हो रहा है तो कौन कर रहा है। तो G20 की फर्स्ट मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो हुई थी वो हुई थी जोधपुर में। इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में छू फात नृत्य किया जाता है? छू फाट डांस को लेकर इन्होंने राज्य का नाम पूछा है। अलग अलग राज्यों के जो ट्रेडिशनल डांस है वो हमसे पूछे जाते हैं, तो एक कम्युनिटी आप लोग याद रखेंगे, उसको कहा जाता है लेप्चा कम्युनिटी। ये कौन से राज्य की कम्युनिटी है? ये है सिक्किम राज्य की। तो यहां पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिनसे आपको इस छूफट डांस को संबंधित बताना था। तो जो कंचनजंगा वाला माउंट है ना, उसको ऑनर करने के लिए इस डांस को परफॉर्म करता है, जो इनके देवी देवता हैं उनको लेकर। अगला सवाल है डेड सी की लवणता कितनी है? सैलिनिटी ये पूछ रहे हैं डेड सी की। भाई आप लोगों को पता है जब डेड सी का कभी भी हम लोग जिक्र सुनते हैं ना, तो इसकी जो सैलिनिटी है उसकी एक्सट्रीम होने की वजह से इसको जाना जाता है, जिसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर सबसे सैलाइन वाटर बॉडीज के अंदर इसका नाम शुमार है। तो इसकी सैलिनिटी को लेकर याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा यार, अलार्म बज गया, सॉरी। इसकी सैलिनिटी को लेकर ही आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी होती है, तो याद रखिएगा 340 ग्राम। अभी क्या है 340 ग्राम? ये 340 ग्राम सॉल्ट है। कितने में? 1 लीटर वाटर में। तो इसको सैलिनिटी कहा जाता है। डेड सी की 340 है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? अगेन इस प्रकार के स्टैटिक बेस्ड सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, और आप लोगों से कल को ही पूछा जाएगा कि इन्होंने जो ये पहली इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था वो कब जीता था? तो वो 2001 में जीता था। नाम है इनका एस विजय लक्ष्मी, याद रखिएगा। अगला सवाल है 1811 में किसने डाल्टन की परमाणु परिकल्पना को गे लुसेक के आयतन संयोजन परिणामों के साथ सामंजस्य स्थापित किया था? होता है क्या है ना, कभी भी जब हम केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर बायोलॉजी के अंदर डिस्कशन करते हैं ना, तो एक साइंटिस्ट कुछ कहता है, उसके बाद में कोई नया लॉ आता है, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, फिर उन दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक करा जाता है। ऐसे काम होते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किसने रिकंसाइल किया डाल्टन के एटॉमिक हाइपोथेसिस के साथ विद गे लुसेक रिजल्ट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स इन 1811? आप लोगों ने इन वाले अंकल का नाम सुना होगा, आपका एमेडियो एवोगैड्रो। ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनको इनके एवोगैड्रो लॉ को लेकर जाना जाता था। तो 1811 के अंदर ये जो अंकल एवोगैड्रो है, ये प्रपोज करते हैं कि जो
गैस के बराबर आयतन होता है, इक्वल वॉल्यूम्स होते हैं, एक समान टेम्परेचर पर और प्रेशर पर वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपने पास रखेंगे। तो ये किसकी कही हुई बात है? आपके एमेडियो एवोगैड्रो की। आगे बढ़ेंगे भाई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के लिए साक्षरता दर में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई थी? तो यार एक कंपैरिजन बेस्ड सवाल आपके पूछे जाते हैं कि 2001 की तुलना में 2011 में क्या आपको चेंज नजर आया? 2011 का जब आप सेंसस रिलेटेड कोई भी डिस्कशन पढ़ रहे हो, उससे संबंधित बातों को पढ़ रहे हो, तो ये चेंज भी देखना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर फीमेल और मेल्स की लिटरेसी रेट की इंक्रीज की बात करेंगे, तो फॉर मेल्स ये जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 6.88, और फॉर फीमेल्स इंक्रीज कितना हुआ? 11.79। इसको नंबर को या फिर इस परसेंटेज को प्लीज अपने पास याद रख लीजिएगा। इस पर एक वीडियो में बना दूंगा सो दैट के सेंसस रिलेटेड सारे सवाल आपके कवर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। राज्य संबंधित फेस्टिवल्स रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करी है मैंने, कृपया करके उसको भी देख लेना। इसी यूट्यूब का स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट है उसमें वो डाल दी जाएगी। यहाँ पर एक नाम दिया है राजा पर्व, ये आपका उड़ीसा राज्य के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है। एक यहाँ पर नाम दिया गया है बैशागु, इसको लेकर हो सकता है आपसे कल को पूछ लें। ये असम राज्य की ना एक कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी? बोडो कम्युनिटी। उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है बैशागु को। छठ के बारे में सभी लोगों को रटा हुआ होगा, सूर्य देव को डेडिकेटेड है ये एक हिंदू वैदिक फेस्टिवल, और इसे बिहार राज्य, झारखंड और यूपी के अंदर प्राइमरली सेलिब्रेट किया जाता है। एक और यहाँ पर नाम दिया गया है मी डैम मिफी, ये भी आपका एक फेस्टिवल है जिसको असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, और जो कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है वो है अहोम कम्युनिटी। एक कम्युनिटी बेस्ड भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इनको भी याद रखना है। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1773 में ब्रिटिश सांसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? विच एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1773 टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? बहुत ही आसान है। रेगुलेटिंग एक्ट आए थे ना भाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक्ट को पास कराया गया था, वो थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला कदम था जिससे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में चल रहे कामों को रेगुलेट और कंट्रोल करने वाले थे। ठीक है, चलिए भाई, ये इन्होंने आपको दो मैचिंग मैचिंग दिए। लिस्ट वन इधर है, लिस्ट टू इधर है। पहला इन्होंने दिया है क्या? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, दूसरा है मिड डे मील स्कीम, तीसरा है नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल, और फिर चौथा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और दूसरी तरफ इनकी डेट्स दी हैं। जब कभी भी आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको लॉन्च करा गया था 2004 में, और यहां पर जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन की फैसिलिटीज है उनको लड़कियों को प्रोवाइड करने की बात हुई थी, जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। याद रखेंगे इसको। उसके बाद इन्होंने दिए मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करा गया था भाई 1995 में। उद्देश्य सभी को पता है कि भाई जो स्कूल एज वाले बच्चे होते हैं पूरे देश के अंदर, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव किया जा सके। ये 1995 में आई थी। फिर है राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद, यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल। इसके बारे में याद रखिएगा, इसके अंदर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना भारत के अंदर, उनको एसेस करने के लिए ये आपका स्थापित किया गया था 1994 में। तो फिर है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको स्थापित किया था क्या भाई? टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर नेशनल वाइड एक काउंसिल बनाई जाए जो कि इसका ध्यान रखे। इसको 1945 में स्थापित किया गया था। तो इनके उद्देश्य भी जान लिए, इनको कब लॉन्च करा गया मैंने वो भी बता दिया, तो याद रखेंगे इन चारों स्कीम्स को। अगला सवाल है, प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को वर्ष 1986 में क्या प्राप्त हुआ था? ये जो शिव कुमार शर्मा जी है ना, इनको लेकर पता नहीं कितने सवाल पूछे जा चुके हैं। संतूर वादक है, ये वाली बात इनसे पूछी जा चुकी है। इनके जीवन पर आधारित जितने भी इवेंट रहे हैं उनको लेकर सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो इनको संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला था 1986 में। ये पूछना चाह रहे थे इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। संगीत नाटक एकेडमी को कब स्थापित करा गया था भाई? 1952 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल, आर्य सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि नामक क्षेत्र में रहते थे।
निम्नलिखित में से कौन इसका हिस्सा नहीं था? आसान है भाई, सप्त सिंधु, जिसको लैंड ऑफ सेवन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपकी इंपॉर्टेंट जो रिवर हुआ करती थी वो कौन कौन सी हुआ करती थी? इंडस, झेलम, रावी, चिनाब, बीस। ये पांच जो मैंने आपके सामने लिखी है ये तो बेसिक है। फिर उसके बाद आपकी सतलुज और फिर आ जाएगी आपकी सरस्वती। हो गई ना भाई चार। सात, तो ये सात नदी थी, जिन सात नदियों के बनने वाले रीजन्स जहां पर आर्यंस रहा करते थे इसको कहा जाता था सप्त सिंधु। तो क्या इसके अंदर शिप्रा शामिल है? शिप्रा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये शिप्रा रिवर जो है वो सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश के अंदर जो एक मेजर आपने सिटी का नाम सुना होगा उज्जैन, ये इसी पर आपका लोकेटेड है। कुंभ मेला वगैरह भी यहाँ पर लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख समन्वयक कौन थे? यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर G20 समिट को जो भारत होस्ट कर रहा था वो कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला को याद रखिएगा। ये G20 रिलेटेड जो हमारे देश के अंदर एक्टिविटीज 2023 के अंदर हुई थी उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके बने थे, तो उसी करंट अफेयर पर ये इन्होंने सवाल पूछा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना करी थी? पाला डायनास्टी के स्थापक का नाम आपसे पूछ रहे हैं तो गोपाला थे ना भाई। पाल डायनास्टी पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हमने किया था। बंगाल के अंदर ये इनका मेन गढ़ रहा करता था, बंगाल वाले रीजन के अंदर। ठीक है, और बिहार बंगाल जैसे रीजन्स के ऊपर उन्होंने कई सेंचुरीज तक रूल भी किया था। अगला सवाल है, ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की लोकेशन आपको बतानी है। तो भाई देखो, हमारे देश के बड़ी बड़ी संस्थाओं के हेडक्वार्टर, उनकी लोकेशन, उसके एम वगैरह जैसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर आपके स्टैटिक जीके के कोर्स के अंदर मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ICAR ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की लोकेशन आपको तमिलनाडु के कोयम्बटोर के अंदर याद रखनी है यार। ठीक है, एक सवाल इसको लेकर पहले भी पूछा जा चुका है कि ये अंग्रेजों की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उनके द्वारा स्थापित करा गया था। कब? 1912 में। ठीक है, तो ये अगर कल कोई पूछे कि ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट किसके अंतर्गत आपका ऑपरेट करता है, तो इसमें ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत ही काम करता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। 31 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? यार ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड आपके करंट अफेयर वाले सवाल होता है, तो ये उस समय पर एग्जाम के अंदर आपका सवाल पूछा गया होगा। इसमें SN गोरमडे को वाइस चीफ बनाया गया था इंडियन नेवी का 31 जुलाई 2021 को। ठीक है, अगला सवाल है, राज्य में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कितने से कम नहीं होनी चाहिए? नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर एक स्टेट के अंदर कम नहीं होनी चाहिए कितने से? देखो, एक मिनिमम नंबर भी दिया जाता है चीफ मिनिस्टर के साथ एक स्टेट के अंदर के भाई वो 12 से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो एक हमारे देश के अंदर ना अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब? 2003 में। ठीक है, तो उसके जरिए ये जो 91st अमेंडमेंट एक्ट था, इसके जरिए ये एक नंबर इन्होंने स्थापित यहां पर किया था कि भाई इतना तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, राज्य के कितने निदेशक सिद्धांतों को 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? कितने DPSP को ऐड किया गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976? जब आपको आपके संविधान के पार्ट नंबर 4 को पढ़ाया जाता है तो हर आर्टिकल के अंदर कई सारे प्रोविजंस को ऐड करके बताया जाता है। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 39A याद है, जहां पर इक्वल जस्टिस एंड फ्री एड, ये आपका आर्टिकल नंबर 39A के अंदर आता है, जिसको आपके इस 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के अंदर संविधान में ऐड किया गया था। फिर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 43 का A, ये क्या कहता है? इंडस्ट्रीज की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आपका आर्टिकल 43A भी इसके जरिए ऐड किया गया। आर्टिकल 48A इसको भी ऐड किया गया था। ये क्या है? हमारे देश के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना चाहिए, उसके एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए,
वो आपका 43A के अंदर आता है। और फिर आएगा आपका आर्टिकल नंबर 39F। ये क्या है? इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं और यूथ होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना, एक्सप्लॉयटेशन उनका होने से, और उनको एक मोरल और मटेरियल प्रोवाइड करना। तो ये भी आपका है। तो कितने आपके आगे? 4 इनको ऐड किया गया था इसमें। तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। 1838 में जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को किसने प्रकाशित किया था? हु पब्लिश द लॉजिस्टिक इक्वेशन मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन 1838? देखो ये एक इंपॉर्टेंट है। एक बेल्जियन मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था पियरे फ्रांसवा वर्स्ट। तो इनको इनके इस लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को 1838 में इन्होंने जो ये फॉर्मुलेट किया था, इसको लेकर जाना जाता है। ये जो इक्वेशन है ना, एक प्रकार का मॉडल है कि जो जनसंख्या ग्रोथ हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, उसके कई लेवल उन्होंने बताए। तो ये नाम याद रखना है आपको, पियरे फ्रांसवा वर्स्ट। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रक कारक नहीं है? नॉट अ मेजर क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ अ प्लेस, ये 4 ऑप्शन दिए है। क्या पृथ्वी का आंतरिक भार मेजर क्लाइमेट कंट्रोल है? नहीं है ना, तो बस यही आंसर हो जाएगा। भाई इसको थोड़े ना मेजर क्लाइमेट कंट्रोल फैक्टर के रूप में देखेंगे, लेकिन जो महासागरीय धाराएं होती हैं, अक्षांश, एल्टीट्यूड, ये तीनों के तीनों क्लाइमेट कंट्रोल के मेजर प्लेस में आते हैं।